Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. कंपनी लॉ की क्लास में आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है डिपॉजिट। डिपॉजिट चैप्टर का नाम है डिपॉजिट। कंपनीज एक्ट के अंदर जो डिपॉजिट के प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 73 से लेके 76 तक है। अब डिपॉजिट होता क्या है बात करते हैं। डिपॉजिट्स होता क्या है? डिपॉजिट्स जो होती हैं, डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये बोरिंग्स होती हैं जो कंपनी लेती है। डिपॉजिट इज अ डेट, इट्स अ पार्ट ऑफ डेट ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये बोरिंग्स होती हैं, कंपनी के द्वारा ली जाती हैं। इट मे बी नोटेड दैट डिपॉजिट में बी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सेक्शन 73 and section 76 of the Companies Act and Company Acceptance of Deposit Rules 2014 are the relevant provision relating to the concept of public deposits. तो इसमें हम पढ़ेंगे डिपॉजिट्स के बारे में। डिपॉजिट्स होती क्या है? डिपॉजिट्स आर द बोरिंग्स। डिपॉजिट्स क्या है? बोरिंग्स है जो कि कंपनी लेती है पब्लिक से। तो इसी के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के मैं बात करूं, कितनी तरह की कंपनी होती है? बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर if these company accept deposit, section 73 and section 76 do not apply। अगर कोई बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है ना, उसके ऊपर सेक्शन 73 और सेक्शन 76 के प्रोविजन, डिपॉजिट के प्रोविजन नहीं लगते। सेम इसी केस में अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, उसके ऊपर भी डिपॉजिट्स के प्रोविजन नहीं लगते। सेक्शन 73 ऑफ कंपनीज एक्ट और 76 नहीं लगता। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो नॉर्मल कंपनी होती है, उनके ऊपर अगर वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उनके ऊपर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76 एंड डिपॉजिट रूल अप्लाई होते हैं। ये हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल नोट। It is clarified by the Ministry of Corporate Affairs that amount received by private company prior to 1st April 2040 shall not be treated as deposit under the Companies Act and Companies Acceptance of Deposit Rule 2014। 1 अप्रैल 2014 से पहले जितना भी अमाउंट किसी प्राइवेट कंपनी ने रिसीव किया है तो उसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट relevant private company shall disclose in the notes to financial statement for the financial year commencing on or after 1st April 2014 the figure of such amount and accounting head in which such amount have been shown in the financial statement। बट कंडीशंस है इसकी। प्राइवेट कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो अमाउंट दिखाना पड़ेगा और वो कहाँ पे दिखा रहा है वो भी बताना पड़ेगा। Any renewal or acceptance of fresh deposits on or after 1st April 2014। 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी रिन्यू करवाती है डिपॉजिट्स या एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो डिपॉजिट्स माना जाएगा और उसके ऊपर प्रॉपरली डिपॉजिट्स के प्रोविजन लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स। काइंड्स ऑफ डिपॉजिट्स, दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक जो कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट करती है, सेक्शन 73। एक डिपॉजिट जो कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट करती है। अब कौन सी कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है, कौन सी कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट करती है, हम बात करेंगे। जब कंपनी अपने डिपॉजिट्स को मेंबर से एक्सेप्ट करती है तो वहां पे सेक्शन लगता है 73। जब एक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है अपने मेंबर से तो वहां पे सेक्शन लगता है 73।
बट जब एक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, वहां पे सेक्शन लगता है सेक्शन 76। एनी कंपनी वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी मतलब प्राइवेट कंपनी हो सकती है, ये पब्लिक कंपनी हो सकती है, कोई भी, वो क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, बट उसको क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। और कौन सी कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट, सेक्शन 76, ओनली अ पब्लिक कंपनी। यहाँ पे एलिजिबल पब्लिक कंपनी का नाम आता है, एलिजिबल कंपनी। अब एलिजिबल कंपनी के अंदर पब्लिक कंपनी आती है जिसकी नेटवर्थ जो है 100 करोड़ से कम नहीं है, जिसका टर्नओवर जो है 500 करोड़ से कम नहीं है, वो एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट्स। एलिजिबल कंपनी इसमें आती है, और एलिजिबल कंपनी कौन सी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसकी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। नेटवर्थ जो है नो, जिसकी नेटवर्थ जो है नॉट लेस देन 100 करोड़, और जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, तो वो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। टर्नओवर जो है वो नॉट लेस देन होना चाहिए 500 करोड़। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का। केस पहला डिस्कस करते हैं भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सेक्शन 73 सबसेक्शन 1। केस 1, no company shall invite, accept or renew deposit under this act from public except in the manner as provided in section 76। सेक्शन 76 को छोड़ के, जो कंपनी सेक्शन 76 में बता रखी है उसको छोड़ के कोई भी कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, रिन्यू नहीं कर सकती डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज सबसेक्शन apply to banking company, non-banking company and to such other company as central government after consultation with the Reserve Bank of India specify in this behalf। और जो ये प्रोविजन है, जो भी लिखा हुआ है, ये कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बैंकिंग कंपनी पे, एनबीएफसी पे, या कोई भी ऐसी कंपनी पे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई नोटिफाई किया है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, कंपनी बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर पास करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशन नेमली। अब कंडीशन क्या है वो बात करते हैं, कंडीशंस क्या है वो बात करते हैं। पहला कंडीशन, इशू ऑफ सर्कुलर टू द मेंबर। जो भी कंपनी मेंबर से क्या ले रही है, डिपॉजिट्स इनवाइट कर रही है डिपॉजिट्स के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर लेना पड़ेगा मेंबर से। इशू ऑफ सर्कुलर टू मेंबर, अ सर्कुलर शैल बी इशू टू मेंबर कंटेनिंग अ स्टेटमेंट शोइंग। अब सर्कुलर के अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स आएंगी, पहला फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, पहला फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, दूसरा क्रेडिट रेटिंग, तीसरा नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर, अमाउंट ड्यू टू एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर, ये चीजें आएंगी। सर्कुलर इशू किया जाएगा किसको, मेंबर्स को, प्रोस्पेक्टस की तरह होता है, और उसमें बताया जाएगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर क्या है, और अमाउंट ड्यू कितना है। फिर उसके बाद फाइलिंग ऑफ सर्कुलर टू आरओसी,
filing of the copy of circular along with such statement to the registrar within 30 days before the date of issue of circular। मतलब क्या है, सर्कुलर को मेंबर को इशू करने से पहले 30 दिन के अंदर 30 दिन पहले आपको आरओसी में सर्कुलर फाइल करना है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड फंड, द कंपनी शैल डिपॉजिट ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर। मतलब 30 अप्रैल, हर साल के 30 अप्रैल पे, ठीक है ना, या तो 30 अप्रैल को या उससे पहले कंपनी डिपॉजिट कर देगी such sum which not less than 20% of the amount of deposit maturing during the following financial year and kept in a scheduled bank, a separate bank account to be called deposit repayment reserve account। मतलब during the year जितने भी डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% कंपनी क्या करेगी, एक अलग से अकाउंट बनाएगी और हर साल के 30 तारीख से या उससे पहले उस अमाउंट को एक अलग अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी। डिपॉजिट, और उस अकाउंट का नाम होगा डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। डिफॉल्ट इन एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, certify that company has not commit any default in the repayment of deposit accepted either before or after the commencement of act or in the payment of interest। कंपनी किसी भी तरह से डिफॉल्ट में नहीं होनी चाहिए ऑन सच डिपॉजिट एंड डिफॉल्ट हैज अकर्ड द कंपनी में, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो क्या होगा, द कंपनी मेड द डिफॉल्ट गुड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज बीन लैप्स सिंस द डेट ऑफ मेकिंग द गुड द डिफॉल्ट। अगर किया है तो 5 साल एक्सपायर हो जाने चाहिए आपको डिफॉल्ट को गुड किए हुए। और लास्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इंटरेस्ट देयरऑन इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ सच चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। आप सर्कुलर मेंबर को, सर्कुलर जो है पहली कंडीशन क्या है, सर्कुलर इशू करोगे मेंबर्स को, सर्कुलर फाइल करोगे आरओसी में, सर्कुलर फाइल करोगे आरओसी में, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट ये भी मेंटेन करोगे, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिफॉल्ट है तो उसको ठीक कर लोगे और 5 साल एक्सपायर हो जाने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर अ कंपनी does not secure the deposit or secure such deposit partially, then the deposit shall be termed as unsecured deposits and shall be quoted in the every circular from the advertisement or any other document relating to invitation or acceptance of deposits। मतलब अगर आप किसी डिपॉजिट के ऊपर कोई सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कराना चाहते या पार्शली क्रिएट कराना चाहते हो तो उस डिपॉजिट्स को हम अनसिक्योर्ड डिपॉजिट बोलेंगे। और इसके बारे में आप हर एक एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आप एक्सेप्टेंस के लिए इनविटेशन दे रहे हो उसमें आप प्रॉपरली इसका फैक्ट अच्छे से बता के चलोगे। एवरी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी रिपेड, मतलब ये बात कर रहा है मेंबर्स की, जितना भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है कंपनी ने, है ना, मेंबर से, उसको रिपे कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू दैट सबसेक्शन। पॉइंट नंबर 4, वेयर कंपनी फेल टू रिपे द डिपॉजिट्स पार्ट देयरऑफ, इंटरेस्ट देयरऑन अंडर सबसेक्शन 3, द डिपॉजिटर कंसर्न्ड मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी में अप्लाई कर सकता है, फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पेमेंट, directing the company to pay such sum or for any loss damage incurred by him as a result of non-payment for such or for such other order as the tribunal deem fit। मतलब अगर आपने मेंबर्स का पैसा वापस नहीं दिया,
डिपॉजिटर का पैसा वापस नहीं दिया, तो फिर डिपॉजिटर्स के पास राइट है कि वो एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है आपके खिलाफ, आपको डायरेक्ट करने के लिए कि भाई आपका पैसा वापस दिया जाए, या जो आपको लॉस हुआ है उस लॉस को भी पूरा किया जाए, या कोई भी किसी तरह से दूसरा ऑर्डर। द डिपॉजिट repayment reserve account referred to in clause C of subsection 2 shall not be used by company for any purpose other than repayment of deposits। आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन आई थी एक 13 जून 2017 को। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्लोज ए से लेके ई तक जो हमने अभी पढ़े ऊपर, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 73 जो हमने ऊपर पढ़े थे, कंडीशंस के केस में, कंडीशन नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होती। जो हमने ऊपर अभी कंडीशंस पढ़ी थी वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होती। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर एंड मनी डज नॉट एक्सीड 100% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो ये कंडीशंस है ए से लेके ई तक, हमने ऊपर ये कंडीशन पढ़ी थी ना, ये वाली, ये कंडीशन ए बी सी, ये कंडीशन क्या है? डी ई, ये कंडीशन क्या है? ये किस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी? ये एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये किस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगी? ये एप्लीकेबल नहीं होंगी प्राइवेट कंपनी के केस में। अगर उसने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, अगर उसने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, वो किससे ज्यादा नहीं है, मेंबर से उसने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है, वो एक्सीड नहीं है, नोट एक्सीड कितना, 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर विच इज स्टार्टअप फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली विच इज नॉट एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी if borrowing of such company from bank, financial institution या body corporate is less than twice of its paid up share capital or 50 crore rupees, whichever is lower, and such a company has no default in the repayment of borrowings subsisting at the time of acceptance of deposit under the section। अगर ये कंडीशन एक प्राइवेट कंपनी फुलफिल कर देती है तो उसके ऊपर जो डिपॉजिट्स वाली हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी थी, है ना, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। डिस्क्लेमर क्लोज, it is to be distinctly understood that filing of circular and circular in the form of advertisement with the registrar should not in any way be deemed to be or constitute that the same has been clear and approved by the registrar central government। The registrar central government does not take any responsibility either for the financial soundness of the deposit scheme or which the deposit is being accepted or invited, or for the correctness of the statement made, opinion expressed in the circular in the form of advertisement। Depositors should exercise due diligence before investing in the deposit scheme। भाई जो सर्कुलर जो आरओसी के पास फाइल हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल हुआ, और उसको आरओसी ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई डिपॉजिटर अपनी तरफ से कोई छानबीन ना करे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी है फाइनेंशियली साउंड है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपॉजिटर जब इन्वेस्ट करेगा उसको खुद से भी पूरे का पूरा एक एक चीज की ड्यू डिलिजेंस करनी है, उसको पूरे का पूरा एक एक चीज को भी ड्यू डिलिजेंस करनी है। अब दूसरा केस पढ़ते हैं, कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, सेक्शन 76।
Section 76 provide that a public company having the net worth या फिर turnover as mentioned above, जिसका नेटवर्थ टर्नओवर जो हमने भी बात किया था, जिसका नेटवर्थ जो है 100 करोड़ से कम नहीं है और टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं है, वो एक्सेप्ट कर सकती हैं डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन अदर देन मेंबर, यानी पब्लिक से। कंडीशन क्या है? A public company of a nature referred above shall apply with the conditions stipulated. केस 1 में मतलब क्या है, जो केस 1 में कंडीशन बता रखी है ना, वो तो सारी की सारी क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी। जैसे सर्कुलर की बात हो गई, डिबेंचर डिपॉजिट रिजर्व की बात, वो सॉरी डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व की बात हो गई, ठीक है ना, वो सारी चीज तो करनी पड़ेंगी, वो सारी जो ऊपर हमने पढ़ी थी केस 1 में। इससे अलग कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे प्रायर क्रेडिट रेटिंग एंड एनुअल रिन्यूअल। एवरी एलिजिबल कंपनी शैल ऑब्टेन at least once in a year credit rating for deposit accepted by it. A copy of rating shall be sent to the registrar along with a return of deposit in DPT3. उस क्रेडिट रेटिंग की जो कॉपी है DPT3 फॉर्म में अटैच करके लगाई जाएगी। The credit rating shall not be below the maximum investment grade rating or other specified credit rating. Fixed deposit from at one of the approved credit rating agency specify for non-banking financial company in the non-banking financial company acceptance of public deposit reserve bank direction 1998। मतलब जो क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए वो जो स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग है ना, उससे बिलो नहीं होनी चाहिए। रूल 3 सब रूल 8 एवरी एलिजिबल कंपनी शैल ऑब्टेन at least once in a year credit rating for deposit accepted by it, और उसकी एक कॉपी आप आरओसी में फाइल करोगे रिटर्न ऑफ डिपॉजिट के साथ इन फॉर्म DPT3 में। साल में एक बार क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, क्रिएशन ऑफ चार्ज। द कंपनी शैल विद इन 30 days of acceptance of deposit from the public, कंपनी क्या करेगी 30 दिन के अंदर अंदर, the company shall within 30 days acceptance of deposit from the public create a charge on assets in favor of deposit holder for the value of such deposit. Issue of circular in newspaper. Every eligible company intended to invite deposit shall issue a circular in the form of advertisement in form DPT1. जो सर्कुलर है उस सर्कुलर की एडवर्टीजमेंट भी की जाएगी DPT1 के अंदर। The purpose of the DPT1 for the purpose in the English language is in English newspaper having the country-wide circulation। और एक तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप एडवर्टीजमेंट करोगे, एक आप वर्नाकुलर मतलब कौन सा वर्नाकुलर, कौन सा लोकल लैंग्वेज में जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आप वहां पे भी क्या करोगे, प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट करोगे। तो इसमें जो केस 1 की कंडीशंस है वो तो आएगी, 3 एक्स्ट्रा कंडीशन है, क्रेडिट रेटिंग, चार्ज क्रिएट करोगे और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करोगे सर्कुलर की। ये बात आ गई। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स। जो डेफिनेशन दे रखी है डिपॉजिट्स की वो बता रखी है रूल 2 सब रूल 1 क्लोज 3। इट इंक्लूड एनी मनी received by way of deposit या loan or in any other form by a company and exclude the following। भाई कोई भी चीज, कोई भी पैसा अगर कंपनी ने लोन की फॉर्म में किसी दूसरी फॉर्म में कंपनी ने रिसीव किया है, बट जिसमें क्या नहीं आता, अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी सोर्स से जिसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी लोकल अथॉरिटी से या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से आपने कोई क्या लिया है, लोन लिया है, अमाउंट रिसीव किया है, तो वो डिपॉजिट में काउंट नहीं होगा।
फॉरेन गवर्नमेंट से अगर कोई अमाउंट रिसीव किया है वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। फॉरेन, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक, फॉरेन अथॉरिटी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये भी डिपॉजिट में कवर नहीं होंगे। किसी से लोन लिया, किसी बैंकिंग कंपनी से लोन लिया है, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, ठीक है ना, तो वो भी डिपॉजिट में कवर नहीं होगा, वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। कोई भी अमाउंट रिसीव किया है बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी कवर नहीं होगा किसमें, डिपॉजिट की डेफिनेशन में। इंटर कॉर्पोरेट लोन, जहां पर सेक्शन 186 लगता है, अगर एक कंपनी से ने दूसरी कंपनी से कोई पैसा रिसीव किया है तो वो पैसा भी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, डिपॉजिट में नहीं आएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी, कोई शेयर एप्लीकेशन का मनी कंपनी ने रिसीव किया है, ठीक है ना, तो वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। अब कब इसको लेकिन ये डिपॉजिट माना जाएगा, ये डिपॉजिट माना जाएगा, किस सिचुएशन में ये डिपॉजिट माना जाएगा वो बात करते हैं। अमाउंट रिसीव हैड परसुएंट टू ऑफर टुवर्ड सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटी, अगर आपने कोई भी, अगर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी के केस में कोई अमाउंट रिसीव किया है, शेयर एप्लीकेशन मनी पे कोई अमाउंट रिसीव किया है, आपने कोई अलॉटमेंट पे के रिगार्डिंग एडवांस रिसीव किया है जिसकी अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, if the security for which application advance for which security was received cannot be allotted 60 days from the date of receipt of money and such money is not refunded to the subscriber within 15 days thereafter, उस अमाउंट को हम डिपॉजिट रेट करके यहाँ पर चलेंगे। क्या होता है कि जो भी पैसा अगर आपको मिला, ओवर सब्सक्राइब था या आप अलॉटमेंट नहीं करेंगे तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको उस पैसे के या तो अलॉटमेंट करनी है या रिटर्न कर देना है, ठीक है ना। आपने अलॉटमेंट नहीं करी 60 डेज के अंदर अंदर, तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप पैसा वापस नहीं करते इंटरेस्ट के साथ तो उस पैसे को, उस इंटरेस्ट को डिपॉजिट मान लिया जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर, अगर आप किसी डायरेक्टर से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो अमाउंट भी डिपॉजिट की डेफिनेशन पे नहीं आएगा, वो अमाउंट भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। बॉन्ड और डिबेंचर, आप कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किए हैं, डिबेंचर इश्यू किया है, तो वो भी किसमें कवर नहीं होता, वो भी कवर नहीं होता किसमें, डिपॉजिट की डेफिनेशन में। अमाउंट रिसीव बाय निधि कंपनी, निधि कंपनी अगर कोई अमाउंट रिसीव करती है तो वो डिपॉजिट में नहीं आएगा। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रमोटर्स, प्रमोटर से अगर अनसिक्योर्ड लोन लिया है वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट और ट्रस्ट, ये किसी भी डिपॉजिट की डेफिनेशन पे नहीं आता। तो ये डिपॉजिट के रिगार्डिंग प्रोविजंस थे और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, डिपॉजिट का चैप्टर नंबर जो ये डिपॉजिट वाला था ये खत्म होता है। होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी अच्छे से।